अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 3 सितंबर 2025। सैलाब से बात शुरू करेंगे, लेकिन आगे जाके आपको जो है वो बहुत ही एक अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिलेगी और बड़ी ख़बर पाकिस्तान की मैशत के इस्तेहकाम के हवाले से एक और बड़ा काम होने जा रहा है, वो भी तफसील आपको बताऊँगा। और पाकिस्तान में एक इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका नाम है FIO यानी कि फेडरल इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन, यानी कि वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब का इदारा है। उसके बारे में बात करेंगे। कल हमारी मुलाकात भी हुई वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब जनाब मुमताज़ अली शाह साहब से। बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, शानदार कैरियर के हामिल हैं, और उससे पहले वो चीफ सेक्रेटरी सिंध रहे और सूबाई और वफाकी अहदों पर बहुत ही उम्दा खिदमत अंजाम देने के बाद वो वफाकी मुतसिब हैं। इस वक्त इंश्योरेंस के वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब के इदारे के सरबराह हैं। तो उनसे जो गुफ्तगू हुई वो भी आपसे गोशगुजार करूँगा। पहले सैलाब के हवाले से ये है कि सूरत कि भाई अब एक रिपोर्ट आई है, और ये तशवीशनाक रिपोर्ट है, लेकिन इस पर गौर करना चाहिए। तो पाकिस्तान में सैलाब के बाद वबाई अमराज बढ़ गए हैं। ये मैं और आप नहीं कह रहे, बल्कि ये आलमी इदारा सेहत कह रहा है, और आलमी इदारा सेहत ने बाकायदा ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान में सैलाब के बायस वबाई अमराज बढ़ गए हैं। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट में कहा गया है कि फौरी इक़दाम ना किए गए तो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम वबाओं के बोझ तले दब सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बाद डेंगू के केसेस में 41% इजाफा हो गया। जी हाँ, डेंगू जो है मच्छरों से आता है। और मलेरिया में 26% इजाफा हो गया। अब बलूचिस्तान और सिंध में डायरिया फैल रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ख़ारिश, जल्दी अमराज, सांप और कुत्तों के काटने के केसेस बढ़ गए हैं। सैलाब में ये तो हमें पता था कि भाई सांप आते हैं बहुत सारे, तो इसलिए सांप के कांटे की वैक्सीनेशन जो है वो हर जगह पे पहुंचाने के इंतजाम ख़ास तौर पे हुकूमतों ने किए हैं। इंतज़ामिया ने हर जगह ज़रूरी इंतज़ामिया ने वो वैक्सीन जो है वो मंगवाई भी है, उसका इंतज़ाम भी किया है और वो फराहम भी की गई है मुख्तलिफ उन इलाक़ों में जहाँ पे सैलाब का पानी आया है या आ रहा है या आ सकता है। तो वहाँ पर सांप के काटने की जो वैक्सीन होती है वो तो फौरी तौर पर मुहैया की गई है, ताकि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और ऐसा ना हो कि इसकी ज़रूरत पड़े और वैक्सीन ना हो। तो एक तरफ ये अमराज बढ़ने की खबर है, इसमें अगर आपके इलाका इस तरह की लपेट में है या आपको किसी का इल्म है तो आप भी ज़रूर डॉक्टर्स को बताइए या इंतज़ामिया को बताइए, ताकि उनके लिए बेहतर इंतज़ाम हो सके। दूसरी तरफ एक बहस छिड़ गई है पाकिस्तान में फिर कालाबाग डैम की, और यह इस दफ़ा अमीन गंडापुर साहब ने बहस को छेड़ा है। उन्होंने मशरूत हिमायत भी कर दी है, लेकिन इस पर PTI की जो क़यादत है वो तकसीम नज़र आ रही है। सिंध तो वैसे ही कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी सोच रखता है और उसने हमेशा इसको मुस्तरद किया है और असम्बली में करारदादें भी की हैं। पहले KP की असम्बली में भी इसके खिलाफ़ करारदादें आती नहीं हैं, लेकिन अमीन गंडापुर ने ये बहस छेड़ी। कल बात हो रही थी, हम कराची प्रेस क्लब में बैठे थे, कि इस तरह की बहस का कोई फ़ायदा होगा या ये सिर्फ असल इशू से तवज्जो हटा के लोगों को इस तरह की बहस में उलझाने की एक कोशिश है कि वक्त गुजारा जा सके और लोग हमारी कोताहियों, नालायकियों और ख़ामियों पर ज़्यादा बात ना करें, बल्कि वो पुरानी इस तरह की जो बहसें हैं, जो मुतनाज़ा इशूज़ हैं, उनके ऊपर अपना वक्त बर्बाद करें और उसमें लगे रहें और बयानबाजी होती रहे और लोग अपने अपने लीडर के लिए खड़े होते रहें। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, सबसे अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है जो पहले नहीं हो रहा था, और ये है कि पाकिस्तान का जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जिसका दुनिया के इंश्योरेंस सेक्टर के सामने उसका कोई वजूद ही नहीं है, बहुत ही उसकी ना होने वाली हैसियत समझिए है कि मतलब हम 1% भी नहीं है दुनिया में, तो 0.1% पे शायद आते हैं। तो बहुत ही छोटा सा हजम है, क्योंकि हमारे मुल्क में इंश्योरेंस का जो है वो ट्रेंड नहीं है, लोगों को इंश्योरेंस की अवेयरनेस नहीं है। हमारे मुल्क में शायद लोग इंश्योरेंस से भागते हैं, या हमारी जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और हमारे लोग जो हैं वो इंश्योरेंस की चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। कुछ लोग जो हैं वो इसको सूद के ज़ुमरे में लेते हैं, या इसको जो है वो गैर इस्लामी या उस हवाले से लेते हैं कि ये शरई नहीं है, हालांकि इस पर तकाफुल भी मौजूद है और इस पर बहुत से फतवे भी मौजूद हैं। तो इसलिए जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं या लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह से पाकिस्तान में इंश्योरेंस कराने का रुझान कम है।
تو ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان سے ایک بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں وہ افغانستان جایا کرتی ہیں سامان لے کر اور وہاں سے واپس آتی ہیں. تو وہاں کے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے ان گاڑیوں کے مالکان اور ان میں کام کرنے والے جو ڈرائیور کلینر جو بھی عملہ ہوتا ہے ساتھ جاتا ہے تو وہ سب جو ہیں وہ غیر محفوظ ہوتے ہیں. تو اب پہلی دفعہ پاکستان میں یہ بات ہوئی ہے کہ وہی گاڑیاں چونکہ انشورڈ نہیں ہوتی، ان کی کوئی انشورنس کمپنی انشورنس نہیں کرتی، کہ وہاں کے حالات خراب تھے، وہاں تو جنگ کا ماحول تھا اور وہاں پہ طویل عرصے تک خانہ جنگی رہی. تو اب جو ہے وہ پاکستان اس سلسلے میں پہل کرنے جا رہا ہے. افغانستان جانے والی تمام مال بردار گاڑیاں جو پاکستان سے افغانستان جایا کریں گی اب ان کی انشورنس ہوا کرے گی. اس سلسلے میں مذاکرات ہو گئے ہیں اور کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں ڈیزائن کر لی گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ اس حوالے سے باقاعدہ اقدامات ہوتے ہوئے عملی طور پر دیکھیں گے اور یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا. اس سے نہ صرف وہاں مال بردار گاڑیاں جانے بھیجنے والوں کو تحفظ حاصل ہوگا، ان کے مالکان کو ذہنی سکون ملے گا، ان کو مالی تحفظ مل جائے گا کہ ان کی اتنی ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو سرمایہ کاری ہوتی ہے گاڑیوں پہ اور سامان پہ، تو وہ انشورڈ ہوگا اگر انہیں وہاں پہ حادثہ یا کوئی کسی قسم کا نقصان ہوگا. تو ظاہر انشورنس کی اپنی شرائط ہوتی ہے، لیکن پہلے تو انشورنس کا کور موجود ہی نہیں تھا افغانستان جانے والی گاڑیوں کے لیے. اب یہ کور موجود ہو جائے گا اور اس میں لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو نہ صرف لوگ محفوظ ہوں گے جن کا سرمایہ جا رہا ہے، جن کا مال جاتا ہے، وہ لوگ محفوظ ہوں گے، انہیں ذہنی سکون ملے گا، انہیں ایک قانونی اور ایک انشورنس کا کور مل جائے گا، آپشن ہوگا ان کے پاس کہ وہ اس کو کرائیں کتنا کرائیں، یا کچھ حد تک وہ جو ہے وہ لازمی بھی ہوگا. دنیا بھر میں تو ویسے ہر طرح کی انشورنس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور ٹریول میں اور ٹرانسپورٹ میں تو انشورنس لازمی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ عام گاڑی چلانے والے بھی ہم لوگ جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی انشورنس کراتے ہیں. وہ تو ایسے مذاق ہی ہوتا ہے، اس کے 200-400 روپے دے کے جو لوگ کرا لیا کرتے تھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اس پہ بھی قانون سازی اور اس کو مؤثر کر کے اس کی بھی انکم حاصل کرنے کی سرکار جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے. تو یہ جو افغانستان جانے والی گاڑیاں ہوں گی ان کی جو انشورنس ہوگی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی انشورنس کمپنیاں اس میں اپنا رول پلے کر سکیں گی اور پاکستان کی انشورنس کمپنیوں کا کاروبار کا حجم بھی بڑھے گا اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو بھی اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا. تو ایک تو یہ بڑی خبر ہے، میں نے کہا آپ کو بچے کو. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہماری ملاقات ہوئی فیڈرل انشورنس امبڈسمین جسے آپ کہتے ہیں وفاقی انشورنس محتسب ممتاز شاہ صاحب کو. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وہ سندھ کے چیف سیکریٹری بھی رہے ہیں اور ان کا تھرو آؤٹ کیریئر بہت ہی شاندار اور بے داغ رہا ہے اور وہ ڈپٹی کمشنر سے لے کے چیف سیکریٹری تک انہوں نے بے تحاشا سرکاری اور وفاقی اور صوبائی عہدوں پر جو ہے وہ خدمات انجام دیں اور اب وہ محتسب کے طور پر کام کر رہے ہیں انشورنس میں. اور انہوں نے بتایا کہ وہ مارچ کے مہینے میں صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھی آئینی ذمہ داریاں جو ان کی ہوتی ہیں اس انشورنس کے محتسب آفس کے حوالے سے تو اس کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ صدر مملکت کو بھی پیش کی تھی. کیونکہ وفاقی محتسب جو ہیں انشورنس کے اور جتنے بھی وفاقی محتسب ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی اپیل صدر مملکت کے پاس جاتی ہے اور وہ پھر اس کو فیصلہ کرتے ہیں اور ان کے فائنل فیصلے سے پہلے ایک ریویو کا بھی چانس ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے بتایا صدر مملکت کو انہوں نے رپورٹ پیش کی اور وفاقی انشورنس محتسب کا ادارہ اس وقت پاکستان میں 7 مقامات پر جو ہے وہ بہت عمدگی سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. یہ بہت ہی زبردست ادارہ ہے کیونکہ اس میں انشورنس سے ریلیٹڈ آپ پاکستان میں کہیں سے بھی آپ شکایت اپنی درج کرا سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں اور آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ آن لائن بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ سہولت دی ہوئی ہے اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے بغیر کسی اضافی خرچے کے. یہاں پہ نہ کسی وکیل کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی خرچے کی ضرورت پڑتی ہے. سمپل آپ ایک درخواست دیتے ہیں، اس درخواست کے بعد یہ آپ سے رابطہ کر کے آپ سے صرف 3 چیزیں پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا یہ معاملہ جس انشورنس کمپنی سے متعلق ہے پہلے آپ نے اس کو آگاہ کیا ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ ان کو آگاہ کر دیں کہ آپ کا یہ تنازع ہے. اگر وہ آپ کا تنازع حل نہیں کرتے تو آپ انہیں بتا دیں کہ پھر آپ ہمارے ادارے میں کیس کریں گے یا درخواست کریں گے. تو اس میں بہت سے مسائل جب آپ انشورنس کمپنی کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف انشورنس محتسب کے پاس جانے لگے ہیں، یا تو آپ ہمارا یہ شکایت دور کر دیں یا پھر محتسب کے ادارے میں ہماری شکایت جب سنی جائے گی تو وہاں آپ آنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس طرح کے بہت سے معاملات انشورنس کمپنیاں پہلے مرحلے پر ہی حل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر
वहाँ पे शिकायत का मसला हल नहीं होती तो फिर वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब के पास केस आ जाता है और वो पूछते हैं कि भाई आपने ये किसी और अदालत में कोई मामला ज़ेर बहस नहीं लाए हुए। अगर वो एफिडेविट देता है कि नहीं किसी और अदालत में या किसी भी फोरम पे जो है ये मामला ज़ेर बहस नहीं है, ज़ेर समाअत नहीं है, तो फिर वो वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब का ऑफिस वो केस टेकअप करता है, मुतल्लिका इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके भी कमेंट्स आ जाते हैं, जवाब आ जाता है और फिर दोनों को सुना जाता है और उसका फ़ैसला किया जाता है। और बग़ैर किसी वकील के फ़ीस के ये बंदा जो है कोई भी अपना केस लड़ सकता है और 60 दिन के अंदर इसका जो है वो फ़ैसला भी किया जाता है। तो ये एक तेज़ रफ्तार, सस्ता, मुफ्त किस्म का जो है वो इंसाफ फराहम किया जाता है, रिलीफ मिलता है। तो इसे आप गरीबों की अदालत भी कह सकते हैं या गरीबों का इदारा भी कह सकते हैं कि इसमें जो बंदे वकील की फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो बग़ैर किसी इजाफी चार्ज के, वैसे तो आप सिर्फ एक चिट्ठी लिखते हैं, ख़त लिखते हैं तो उस पर भी यहाँ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आजकल लोग चिट्ठी लिखना, ख़त लिखना जो है उससे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ईमेल कर दें या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दें इनके वेबसाइट पे जाके, तो वो भी इंटरटेन हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने कहा आपको बता दूँ। ये कराची में इनका वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब का इदारा है इनका, वो खुद यहाँ बैठते हैं लेकिन इनके दफातर जो हैं वो पाकिस्तान में 7 मुकामात पर हैं, जिसमें चारों सूबे और इस्लामाबाद शामिल है। और GB और कश्मीर समेत पाकिस्तान के किसी भी इलाके से अगर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई इशू है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, आपके मसाइल हल करते हैं। तो 3 बिलियन से ज़्यादा के मामला जो हैं ये इदारा हैंडल करा चुका है। लोगों की शिकायत का ज़ाला होता है, इंश्योरेंस कंपनियाँ इनको कंप्लाइंस करती हैं, इनके पास लामहदूद इख्तियारात हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनियाँ इनके ऑर्डर्स को ओबे नहीं करती या कंप्लाइंस नहीं करती तो ये SEC से रब्ता करके उनकी जो उनके लाइसेंसेस हैं वो भी ये सस्पेंड करा सकते हैं। लेकिन इसकी नौबत नहीं आती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ये काम भी हो सकता है। इसलिए मैंने बताया कि आपको वफाकी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या मुतसिब का जो इदारा है इसके इख्तियारात बहुत हैं, बड़ा ताकतवर इदारा है। और पाकिस्तान में जो मुतसिब का दफ्तर है इसकी मुख्तलिफ हैं, मतलब इसमें बैंकिंग को भी देखते हैं, इसमें हरासमेंट को भी देखते हैं, इसमें टैक्स को भी देखते हैं मामला, लेकिन वो सब अलग अलग शोबे हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो FIO यानी कि फेडरल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की बात कर रहे हैं। फिर किसी दिन आपसे बैंकिंग की भी बात करेंगे और हरासमेंट की भी बात करेंगे और टैक्स वालों की भी बात करेंगे। तो ये जो इंश्योरेंस का सेक्टर है इसमें जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उनको ये इदारा जो है वो उनकी शिकायत सुनता है। और ज़्यादातर वो बता रहे थे कि शिकायत इस तरह की आती हैं कि लोग पॉलिसी लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते या उनके मसाइल हो जाते हैं। दूसरा ये है कि मुख्तलिफ बैंकों के ज़रिए वहाँ पे जो इंश्योरेंस नुमाइंदे होते हैं वो लोगों की इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसियाँ बना देते हैं। आम गरीब लोग ये समझते हैं कि शायद उनके 5-10 लाख रुपए जो हैं वो इन्वेस्ट हुए हैं और उनको साल बाद इसमें मुनाफा मिलेगा या वो डबल हो जाएगा। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मुनाफा नहीं मिलेगा, ये तो आपकी एक बीमा पॉलिसी हुई है, इंश्योरेंस हुई है और इसमें आपको एक किस्त आपने दी है, अगली किस्त मज़ीद देनी है और इतने अरसे तक देनी है और नहीं देंगे तो ये लैप्स हो जाएगी। तो इस तरह के तनाज़ात आते हैं। कई लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं होती, कई लोग गलत मालूमात की बुनियाद पर इसका शिकार हो जाते हैं, कई लोगों के साथ फ्रॉड होता है। और ज़्यादातर ये बैंकों की ब्रांचों में जो इंश्योरेंस नुमाइंदे उसमें आ होती हैं वहाँ से शिकायत आ रही है। और ये शिकायत किसी एक कंपनी के बारे में कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ कंपनियों के नुमाइंदों के हवाले से हैं। और जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितना ज़्यादा हजम है, जितनी ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, जितने ज़्यादा उनके कस्टमर्स हैं, तो उनकी शिकायत का हजम भी उतना ही है। लेकिन ये है कि अब ये चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं और वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब का इदारा इनमें रिलीफ फराहम करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। तो इस सिलसिले में आप भी अगर आपका अपना कोई केस हो या आपके जानने वाले हों तो वो रब्ता कर सकते हैं। तो वफाकी इंश्योरेंस मुतसिब से हम किसी दिन बाकायदा इंटरव्यू भी करेंगे, वो वीडियो इंटरव्यू भी आपके सामने पेश करेंगे और इस हवाले से जो अपडेट्स होंगे वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में पोलियो मुहिम जो है वो जारी है। पंजाब में शायद सैलाब की वजह से उसको एक हफ्ता मुहर किया गया, लेकिन बाकी तीनों सूबों में 1 सितंबर से जो है वो पोलियो वैक्सीन की मुहिम शुरू हो चुकी है। तो पैदाइश से 5 साल के बच्चों तक जो आपके घर में बच्चा हो, जब भी पोलियो की रज़ाकारों की टीम आए तो उस बच्चे को पूरे दयानतदारी के साथ उनके सामने पेश करें, बताएं उनको और उसको जो है वो पोलियो वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलाएं। खुदा ना करे कि ये बीमारी आप में से किसी के भी घर में आए, लेकिन इससे गफलत ना कीजिए, लापरवाही ना कीजिए। अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलाइए। पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए ये हर बार ये कतरे पीने ज़रूरी हैं। इस तरह उनके अंदर मुदाफ़ियत आएगी, क्योंकि ये पोलियो का जो वायरस है ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, ये ख़तरा है, ये हमारी बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। इससे इन बच्चों को बचाना है।
تو ضرور اس پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیجیے، دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے۔ ویڈیو اب طویل ہو رہی ہے، یہاں پہ میں اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔